Hello friends, I welcome all of you on my channel English by Hariom. Friends, I would like to start a discussion of news article which is written by the eminent person Shashi Tharoor regarding how India become a world power and how to get the grand vision of Viksit Bharat 2047. इस रिगार्डिंग उन्होंने एक आर्टिकल बहुत ही बेहद खूबसूरत और बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखे हुए हैं और उस आर्टिकल का यही लक्ष्य है कि भारत जो है वो कैसे 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। और इसके लिए वो खास करके 2-3 सेक्टर में ज़्यादातर जोर लगा, मतलब फोर्सफुली बात कहें कि यहाँ आप रिसर्च R&D पर आप पैसे खर्च कीजिए और इसी सेक्टर में हम लोग पीछे हो रहे हैं और इसके सिवा हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं और हम विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। तो वो उस सेक्टर कौन सा है, कहाँ, वो क्या कहना चाहते हैं, आइए हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। ए ग्रैंड विजन एंड द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट। आप देखते हैं कि ग्रैंड विजन जो है वो तो बहुत बड़ा विजन है ही, लेकिन उतना ही ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट, उसमें इंडियन का रिसर्च जो है उसका भी एक डेफिसिट ग्रेटे है। ग्रैंड विजन है लेकिन ग्रेट रिसर्च, इंडिया का जो रिसर्च डेफिसिट है वो भी ग्रेट है। इंडिया स्टैंड्स एट अ पिवटल मोमेंट इन इट्स इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रजेक्टरी। इंडिया जो है एक बहुत ही पिवटल मोमेंट में है। किसको? तो अपने इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रजेक्टरी के पाथ पर, माने इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पाथ पे वो बहुत ही पिवटल मोमेंट में है। विद इट्स वास्ट ह्यूमन कैपिटल एंड रैपिडली एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, जो अपने ह्यूमन कैपिटल, जो वास्ट ह्यूमन कैपिटल के साथ जो उसका तेज़ी से जो रैपिडली इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, उसके साथ साथ इट्स हार्बर एम्बिशन ऑफ बिकमिंग ग्लोबल पावर, उसके एक बहुत बड़ा एम्बिशन है ग्लोबल पावर बनने का। तो उसमें बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिस ग्रैंड विजन इज सिग्निफिकेंटली हैम्पर्ड बाई ए डीप सीटेड एंड क्रोनिक इनसफिशियंसी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। और R&D में जिस तरह का क्रोनिक इनसफिशियंसी देखा जा रहा है तो उससे वो और हैम्पर्ड हो रहा है उसका विजन जो सिग्निफिकेंटली जो हैम्पर्ड जो है ना, वो हैम्पर्ड हो रहा है, उसका जो ग्रैंड विजन है वो हैम्पर्ड हो रहा है। आगे देखते हैं कि वो द स्केल इन नंबर्स को हम कैसे देखते हैं। इसमें हम नंबर पर कुछ बात कर रहे हैं, जो डेटा है उस पर। द स्केल ऑफ इंडियाज़ R&D डिफिसिट इज़ द बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय अ फ्यू स्टॉक नंबर्स। कुछ नंबर्स के बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय अ फ्यू स्टॉक नंबर्स, कुछ स्टॉक नंबर के द्वारा हम देखते हैं, उस पर तर्क करते हैं। एंड डिस्पाइट हैविंग 17.5% ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन्स, हम आज पूरे विश्व के पॉपुलेशन जितना भी है उसमें से 17.5% बेस्ट ब्रेन हमारे पास है, मैंने 17.5% बेस्ट ब्रेन हमारे पास है। और पूरा वर्ल्ड ग्लोबल का जितना भी ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका। और इंडिया प्रोड्यूस ओनली ए मेगरी 3% ऑफ द वर्ल्ड रिसर्च आउटपुट, जबकि इंडिया मात्र 17.5% में 3% ही रिसर्च आउटपुट देता है। ब्रेन इंडिया रखता है पूरा ग्लोबल का 7.5%, जबकि पूरा वर्ल्ड का केवल 3% इंडिया का योगदान होता है रिसर्च आउटपुट में। सोचिए, इतना मतलब मेगरी 3%, मात्र 3% होता है। तो सोचिए क्यों इतना ख़राब परफॉर्मेंस है। दिस डिस्पैरिटी हाईलाइट्स, इस प्रकार का जो डिस्पैरिटी है वो हाईलाइट करता है फंडामेंटल फेलियर इन लेवरेजिंग इट्स मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड टू जनरेट हाई वैल्यू रिसर्च। एक हाई वैल्यू रिसर्च को, एक हाई वैल्यू रिसर्च इस तरह का है, उसमें एक जनरेट हाई वैल्यू रिसर्च। दिस डिस्पैरिटी हाईलाइट्स अ फंडामेंटल फेलियर इन लिवरेजिंग इट्स मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड टू जनरेट हाई वैल्यू रिसर्च। और क्या कह रहा है कि इसमें ये जो डिस्पैरिटी है वो हाईलाइट करता है कि जो हाई वैल्यू रिसर्च को जनरेट करने में मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड को लिवरेज करने में फंडामेंटली फेलियर है। ये मूल रूप से फेलियर है उसके, जो जिस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको वो लिवरेज करने में ये पूरी तरह से फेलियर है। इसके चलते हाई वैल्यू रिसर्च को जनरेट नहीं कर पा रहा है। ये हाईलाइट करता है डिस्पैरिटी, क्योंकि 17.75% जो ब्रेन है वो मात्र 3% ही आपका रिसर्च आउटपुट देता है, इसलिए इस बेस पर वो बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। राइटर कहते हैं कि द सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन।
और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन का जो बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा सिचुएशन में है, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड WPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPO कहता है कि ये रिपोर्ट एक सजेस्ट करता है मिक्स पिक्चर के साथ साथ कि ड्रामेटिक ग्रोथ फ्रॉम ए वेरी लो बेस, जो एक बहुत ही ड्रामेटिक ग्रोथ को दिखाता है लो बेस पे, बट ओवरऑल एंड इन अनइम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, और अनइम्प्रेसिव जो इम्प्रेस नहीं करने वाले परफॉर्मेंस को वो बताता है। जैसे इन 2023 इंडिया वाज रैंक्ड 6th ग्लोबली फॉर टोटल पेटेंट फाइलिंग्स, रिकॉर्डिंग 64,480 एप्लीकेशंस। वो 2023 में क्या हुआ कि इंडिया जो था ना वो पेटेंट फाइलिंग में छठा स्थान प्राप्त किया था, और ओनली 64,480 एप्लीकेशन ही पेटेंट को फाइलिंग किया गया था पेटेंट राइट्स को लेकर के। दिस रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट ग्रोथ एंड 15.7% एमॉन्ग द टॉप 20 कंट्रीज एंड इज़ ए सिग्निफिकेंट फिगर। और यह जो है ना वो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोथ को बताता है, रिप्रेजेंट करते दिखाता है टॉप 20 कंट्रीज़ में, क्योंकि इसका ग्रोथ जो है ना 15.7% की दर से है, बढ़ गया था। और उस टाइम फास्टेस्ट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसका 15.7% की वृद्धि दिखाई दी थी उसमें टॉप 20 कंट्रीज़ में। और हाउएवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टोटल 3.55 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल्ड ग्लोबली इन 2023, इंडिया शेयर इज स्टिल लो एट अप्रोक्सीमेटली 1.8% ऑफ द ग्लोबल टोटल। अब देखिए क्या बताता है, राइटर कहते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टोटल 3.55 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशन फाइल्ड ग्लोबली इन 2023, 2023 में 3.55 मिलियन यानी 30,55,000 लोगों ने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया था पूरा ग्लोबल में, पूरा वर्ल्ड लेवल पर। और उसका अगर प्रतिशत देखा जाए तो इंडिया का मात्र 1.8% ही है। इसका मतलब कि इंडिया केवल 1.8% ही पेटेंट जो है वो उसका पेटेंट के लिए फाइलिंग किया था। तो इसको हम देखते हैं तो ये बहुत ही क्रिटिकली व्हेन मेजरिंग रेजिडेंट एप्लीकेशंस पर मिलियन इनहैबिटेंट्स, अगर पर मिलियन इनहैबिटेंट जो यहाँ रहते हैं उसके आधार पर अगर एप्लीकेशन को मेजर किया जाए तो ये ट्रूअर रिफ्लेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इनोवेशन इंटेंसिटी, ये एक मतलब एक सच्चा डोमेस्टिक इनोवेशन इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है, एक सच्चा ट्रू रिफ्लेक्शन है किसका, तो डोमेस्टिक इनोवेशन इंटेंशन को। जैसे इंडिया रैंक सिग्निफिकेंटली लोअर 47th और इंडिया का 47वां रैंक जो है ना, इंडियाज रैंक सिग्निफिकेंटली लोअर 47, मतलब 47 अंक लोअर है, नीचे है। अंडरस्कोरिंग एंड दैट ओवरऑल ग्रोथ इज नॉट एट ट्रांसलेटिंग इनटू वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन लेवल इनोवेशन डोमिनेंस। और ये जिस तरह का बात कर रहे हैं कि इंडिया रैंक सिग्निफिकेंटली लोअर 47th, अंडरस्कोरिंग दैट की ओवरऑल ग्रोथ इज नॉट एट ट्रांसलेटिंग इनटू वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन लेवल इनोवेशन डोमिनेंस। पॉपुलेशन लेवल इनोवेशन डोमिनेंस नहीं है और वो वाइड स्प्रेड भी नहीं है। अगर ऐसा उनको किया जाए, देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए ग्रोथ को। फिर राइटर कहते हैं डोमिनेंस करने वाला नहीं है वैसा। द मोस्ट डैमनिंग एविडेंस ऑफ इंडियाज R&D गैप्स लाइज इन R&D एक्सपेंडिचर। अगर R&D एक्सपेंडिचर को R&D गैप्स को अप्लाई करते हैं तो द मोस्ट डैमनिंग एविडेंस ऑफ इंडियाज, तो ये बहुत डैमनिंग एविडेंस है। जैसे देखिए, जैसे एक ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D इन इंडिया ओवर कवरिंग, हम समझते हैं कैसे भाई, कैसे बोल रहे हैं आखिर ऐसा कैसे, तो उसके सामने प्रूफ रखते हैं कि ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D इन इंडिया कवरिंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिला करके हैज़ कंसिस्टेंटली कवर्ड बिटवीन 0.6% एंड 0.7% ऑफ GDP इन रिसेंट ईयर्स। आप देखिए कि अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिला लिया जाए तो पूरा GDP, अगर पूरा देखिए ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D इन इंडिया कवरिंग द मोस्ट डैमनिंग एविडेंस ऑफ इंडियाज R&D गैप्स लाइज इन R&D एक्सपेंडिचर, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D इन इंडिया कवरिंग बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हैज़ कंसिस्टेंटली अवॉर्ड between 0.6% and 0.7% GDP in recent years and slipping as GDP grows। देखिए क्या बताते हैं, राइटर बोलते हैं कि अगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला लिया जाए R&D में तो 0.6% पूरा टोटल रिसेंट ईयर का GDP का है प्राइवेट सेक्टर का, 0.7% है पब्लिक सेक्टर का। दिस फिगर पेल्स इन कंपेरिजन मेजर इकोनॉमिक इनोवेशन हब्स। China has spent around 2.4%, United States is at approximately 3.5%, and Israel leads globally at over
5.4%। अगर देखा जाए तो चाइना जो है करीब करीब 2.4% के करीब करीब वो एक्सपेंड करता है इनोवेशन, रिसर्च, इकोनॉमिक, इस सब चीज़ों पर, R&D पे। और जबकि यूएसए जो है वो 3.5% के करीब करीब करता है। और वहीं ग्लोबल में सबसे अधिक कोई R&D पे खर्च करता है वो इजराइल है, जो 5.4% के करीब करीब वो खर्च करता है। टू ग्रास्प द मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट, अगर इस अंडर इन्वेस्टमेंट के मैग्नीट्यूड को अगर ग्रास्प किया जाए देखने पर, वन ओनली नीड्स टू कंपेयर इंडियाज इंटायर नेशनल R&D स्पेंड विद दैट ऑफ सिंगल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। One only needs to compare India's entire national R&D spend with that of the single multinational corporation। एक सिंगल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के R&D के एक्सपेंडिचर से इंडिया का अगर किया जाए तो कम है। जैसे इन 2023 द चाइनीज टेक्नोलॉजी जायंट, एक चाइना के टेक्नोलॉजी जायंट है हवाई ये जो है तो इन्वेस्टेड ए क्लोजल, जो चाइनीज मनी है 164.7 बिलियन, जो कि अगर डॉलर में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 23.4 बिलियन इंटू R&D। मतलब हवाई जो एक टेक्नोलॉजी जायंट कंपनी है चाइना का, वो करीब करीब 23.4 बिलियन डॉलर जो है वो रिसर्च पर खर्च करता है, प्रति वर्ष खर्च किया है 2023 में। और दिस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिंग फ्रॉम जस्ट वन कंपनी, no doubt driven by intense global competition and US sanction, particularly focusing on crucial areas such as semiconductor technology, exceeds the total combined R&D expenditure of all public and private entities in India and nation of more than 1.4 billion people। कहने का मतलब ये है, राइटर ये बोल रहे हैं इसमें कि दिस अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग फ्रॉम जस्ट वन कंपनी, मात्र एक कंपनी इतना खर्च किया है R&D पे, जबकि वहाँ क्या है कि नो डाउट वहाँ पे एक ग्लोबल इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन भी है, यूएस ने उस पर सैंक्शन भी लगा रखा था, पार्टिकुलरली फोकसिंग ऑन क्रूशियल एरिया सच एज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। जबकि वो इसमें बाधाओं के रहते हुए भी क्रूशियल एरिया जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है वहाँ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर उसने फोकस किया। एंड एक्सीडिंग द टोटल कंबाइंड R&D एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इंडिया, ए नेशन ऑफ मोर देन 1.4 बिलियन पीपल, जो कि वहाँ एक 1.4 बिलियन पीपल के लिए प्राइवेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर जितना खर्च हुआ उसे कंबाइन मिला दे तब भी एक्सीड ज़्यादा है वहाँ का, एक कंपनी का, जो कि 1.4 मिलियन पीपल है उसका। एज NVIDIA चेयरमैन जेंसन ह्यूआंग noted Huawei's relentless investment has propelled them to be nanoseconds behind the US in advanced semiconductor capabilities। कहते हैं कि एज NVIDIA चेयरमैन जेंसन ह्यूआंग बताते हैं कि Huawei's relentless लगातार इन्वेस्टमेंट हैज प्रोपेल्ड देम टू बी नैनो सेकेंड बिहाइंड द US इन एडवांस सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी। जो एडवांस सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज़ के US के पीछा कर, नैनो सेकेंड में पीछा कर देगा, ऐसा वो प्रोपेल करते हैं, ऐसा वो मतलब एक उस गति से वो चलते हैं। और यहाँ और देखते हैं कि the corporate level intensity and of R&D is engine of generation technological power। India's inability to muster even a fraction of this kinds of concentrated strategic investment speaks volumes about the challenge ahead for it। कहने का मतलब है कि दिस कॉर्पोरेट लेवल इंटेंसिटी ऑफ R&D का जो कॉर्पोरेट लेवल का इंटेंसिटी है वो इंजन ऑफ जनरेशन टेक्नोलॉजी पावर, जो जनरेशन टेक्नोलॉजिकल पावर को भी स्वैप करता है। और इंडिया इनएबिलिटी टू मस्टर इवन ए फ्रैक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ कंसंट्रेटेड, इस प्रकार के जो एक उसके फ्रैक्शन के बराबर भी असमर्थ है कंसंट्रेट करने में। और स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द चैलेंज अहेड ऑफ इट। और इसके जो चैलेंज है, स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द चैलेंज अहेड ऑफ इट, इसके आगे जो चैलेंज है उसको हम देखते हैं किस तरह से स्ट्रेटजिकली वो देखा गया है इसमें, कि सो मच फॉर द नंबर्स, कि नंबर का किस तरह से यहाँ
जैसे हम देखते हैं कि भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिला करके 0.6 और 0.7% ही जीडीपी का खर्च करते हैं, जबकि वहाँ की एक कंपनी जो है वो इतना करोड़ की खर्च सिंगल ओनली वन कंपनी करता है। तो इससे देखते हैं कि ये सो मच ऑफ द नंबर्स, और नंबर बहुत अधिक है। इस तरह से हम देखें हम लोग ना, they are merely symptoms of deeper structural problems within the Indian innovation ecosystem that is must tackle on a war footing। they are merely symptoms of deeper, ये एक गहरेपन का लक्षण है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स विद इन द इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम। इंडिया का जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसमें एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और दैट इज़ मस्ट टैकल ऑन ए वार फुटिंग। ये हमको जो हमारा जो इस तरह का टेक्नोलॉजिकल वार चल रहा है उसमें हम लोग फुट पर है। और राइटर कहते हैं कि द गवर्नमेंट सेक्टर इज द फंड्स ड्राइवर। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है इसमें वो फंड का ड्राइवर होता है, वही फंड देने वाला होता है। तो मोस्ट डिसअपॉइंटिंगली प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन R&D स्पेंडिंग इज अबिस्मल। अगर मोस्ट डिसअपॉइंटिंगली, यह बहुत ही निराशाजनक है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन R&D स्पेंडिंग इन एबिस्मल। जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन R&D में जो है उसका जो खर्च है वो अथाह है। ए ग्लोबल हॉलमार्क ऑफ मैच्योर इनोवेशन इकोनॉमी इज द डोमिनेंट रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन R&D। ए ग्लोबल हॉलमार्क ऑफ मैच्योर इनोवेशन इकोनॉमी, एक मैच्योर इनोवेशन इकोनॉमी के लिए एक ग्लोबल हॉलमार्क जो बना हुआ है इज़ द डोमिनेंट रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन R&D। R&D में प्राइवेट सेक्टर का एक डोमिनेंट रोल है उसमें। और इन डेवलप्ड नेशन, जबकि हम डेवलपमेंट नेशन में देखते हैं जो डेवलप्ड नेशन है, इंडस्ट्री टिपिकली अकाउंट्स फॉर 2/3 और मच ऑफ सच एक्सपेंडिचर। जब डेवलप नेशन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ इंडस्ट्री जो है टिपिकली अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ मोर मच एक्सपेंडिचर। वो अपने 2/3 से भी अधिक से अकाउंट जो खर्च होता है वो करती है वहाँ पे। जबकि इन इंडिया however the government sector, central, state, higher education, public sector industry remains the main driver, contributing approximately 63.6% of R&D funds, with the private industrial sector contributing only around 36.4%। राइटर कहते हैं कि इंडिया में फिर भी द गवर्नमेंट सेक्टर जो है, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिलाकर हम देखें तो रिमेंस द मेन ड्राइवर, इसका जो वही मेन ड्राइवर होता है, और कंट्रीब्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली वो 63.6% R&D फंड्स, वो R&D फंड का 63.6% ही लगभग कंट्रीब्यूट करता है। विद द प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग ओनली अराउंड 36.4%, जबकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ जो है 36.4% ही मात्र कंट्रीब्यूट करता है। इंडियाज बिजनेस टाइकून need to rise to the R&D challenge, but they are instead largely complacent and myopic about it। इंडिया के जो बिजनेस टाइकून है नीड टू राइज R&D चैलेंज, वो R&D चैलेंज को उनको उठाना लेना चाहिए, राइज करना चाहिए, बट दे आर इंस्टेड लार्जली कंप्लेसेंट एंड मायोपिक अबाउट इट। उसके बारे में बहुत मायोपिक है और कंप्लेसेंट है। और इंडिया इंडस्ट्री लो इन्वेस्टमेंट इज ड्रिवन बाय ए फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स। और इंडिया का इंडस्ट्री जो लो इन्वेस्टमेंट इसमें करता है उस इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स को ओवर डिसरप्शन इनोवेशन, प्रेफरेंस फॉर टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग ओवर डोमेस्टिक डेवलपमेंट एंड ए जनरल रिस्क एवर्स कल्चर। कहते हैं ये राइटर ये बोलते हैं कि इंडिया इंडस्ट्रीज लो इन्वेस्टमेंट इज, इंडिया इंडस्ट्री का जो लो इन्वेस्टमेंट है इज ड्रिवन बाय ए फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है, ओवर डिसरप्शन इनोवेशन पर ज़्यादा, डिसरप्टिव इनोवेशन पर ज़्यादा करते हैं। ए प्रेफरेंस फॉर टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग ओवर डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग को प्रेफरेंस करता है, एंड जनरल रिस्क एवर्स कल्चर, जो जनरल रिस्क एवर्स कल्चर जो है उसको ये पालन करते हैं। द सेकेंड dismaying feature is one we had already identified in the second tenure of the United Progressive Alliance, a persistent academia industry disconnected. The subject of report N.R. Narayana Murthy wrote for us more than a decade ago, that is sadly gathering dust. The second dismaying feature is one, जो हमारा दूसरा जो हमें डिसमे करने वाला एक फीचर है वो हम देखते हैं कि वी हैड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड इन द सेकेंड टेन्योर ऑफ यूपीए। यूपीए का जो सेकेंड टेन्योर था
उसमें हम लोगों ने देखा था, ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था कि परसिस्टेंट एकेडमिया इंडस्ट्री डिस्कनेक्टेड, जो कि एक एकेडमिया और इंडस्ट्री का डिस्कनेक्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट NR नारायण मूर्ति ने एक रिपोर्ट इस सब्जेक्ट पर दिया था और लिखा था फॉर अस, हम लोगों को, कि मोर देन ए डिकेड है वो एक डिकेड के मोर देन से अधिक हो गया, दैट इज़ सैडली गैदरिंग डस्ट। एक सैड मतलब एक प्रकार का ये हम लोग जिस तरह से देखें ये डस्ट एक तरह से गैदर हो गया है, इकट्ठा हो गया है, वो बहुत सैड है हम लोग के लिए। इंडियन एकेडमिया डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ हाई स्किल्ड ग्रेजुएट्स ऑफन ऑपरेट्स इन सीलो। कहने का मतलब यह है कि जो इंडियन एकेडमिया है वो डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ हाई स्किल ग्रेजुएट्स को वो मिलियंस ऑफ हाई प्रोड्यूस करते हैं। हाई स्किल ग्रेजुएट जो है वो मिलियंस की संख्या में प्रोड्यूस करते हैं, बावजूद ऑफन ऑपरेट्स इन सीलो उसको सीलो में ऑपरेट करने के प्राय करते तो हैं, उतना प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रिसर्च इज फ्रिक्वेंटली थ्योरेटिकल एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इमीडिएट मार्केट ड्रिवन नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन जो उनका रिसर्च जो होता है वो फ्रिक्वेंटली थ्योरेटिकल होता है, और जो वो होता है डिस्कनेक्ट करता है किस, एक मार्केट ड्रिवन इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है और मार्केट ड्रिवन जो है उसकी आवश्यकता से वो मतलब बहुत डिस्कनेक्टेड होता है। द मैकेनिज्म फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च एंड ए ज्वाइंट इंडस्ट्री एकेडमिक प्रोजेक्ट्स रिमेन अंडर डेवलप्ड। कहते हैं कि द मैकेनिज्म फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज्म है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च को कमर्शियलाइज करने का जो है, और एंड ज्वाइंट इंडस्ट्री एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, और ज्वाइंट इंडस्ट्री एकेडमिक प्रोजेक्ट जो है वो रिमेन अंडर डेवलप्ड, वो बहुत अंडर डेवलप्ड है। और नॉर डू इंडियन कंपनीज लुक टू द वर्ल्ड ऑफ एकेडमिक फॉर हेल्प, और इंडियन कंपनी जो है ना उसको वर्ल्ड एकेडमिक के हेल्प के लिए नहीं देखती उनकी तरफ। इन द US कंपनीज कॉमनली ब्रिंग आइडियाज़ टू यूनिवर्सिटीज़ एंड गिव ग्रांट्स फॉर स्टूडेंट्स डेवलप देम इनटू ए मार्केटेबल इनोवेशंस। जबकि US में ऐसा है कि US की कंपनियां जो है वो ब्रिंग आइडियाज़ यूनिवर्सिटी कॉमनली एक आइडियाज़ लाती है और उस पर स्टूडेंट को रिसर्च करने के लिए और मार्केटेबल जो इनोवेशन है उसमें अपने डेवलप करने के लिए और रिसर्च को ग्रांट्स करती है, वो स्टूडेंट को ग्रांट्स देती है। देयर इज़ नो सच कल्चर इन इंडिया, इस प्रकार का कल्चर भारत में है नहीं। और दिस गल्फ प्रिवेंट्स वैल्यूएबल रिसर्च फ्रॉम क्रॉसिंग द वैली ऑफ डेथ बिटवीन द लेबोरेटरी एंड मार्केट प्लेस। और जो दिस गल्फ प्रेजेंट्स, ये जिस प्रकार का ये गल्फ से प्रिवेंट्स करता है वैल्यूएबल रिसर्च फ्रॉम क्रॉसिंग द वैली ऑफ डेथ एंड बिटवीन द लेबोरेटरी एंड मार्केट प्लेस। लेबोरेटरी और मार्केट प्लेस का जो कम्बिनेशन है, जो उसका हम देखते हैं एक तरह से, तो वो एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। लेबोरेटरी में हम कुछ दूसरी तरह का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो कि मार्केट का डिमांड कुछ अलग है, इतर है। और यही हमारा रीज़न है टेक्नोलॉजी हमारे हाई स्किल्ड होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड रहने का। एंड देयर इज़ नो एस्केपिंग द ब्रेन ड्रेन, और इसलिए हमें ब्रेन ड्रेन को हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा जिस प्रकार का हम लेबोरेटरी कर रहे हैं, जिस प्रकार का हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड है और मार्केट के जो डिमांड है उससे वो मैच नहीं करता, इसलिए वो रीज़न है, यहाँ हमारा ब्रेन ड्रेन का कारण भी हुआ है। वाइल्ड लेबोरेटरी एंड मार्केट प्लेस, जब लेबोरेटरी मार्केट प्लेस को हम देखते हैं तो एंड देयर इज़ नो एस्केपिंग द ब्रेन ड्रेन का कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बच सकता है। कारण कि कोई नहीं बचता है, क्योंकि वाइल इंडिया प्रोड्यूसेस अ वास्ट नंबर ऑफ PhDs एंड इंजीनियर्स, द मोस्ट एम्बिशियस एंड द टैलेंटेड ऑफन सीक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग एंड कैरियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। करता है कि वाइल इंडिया प्रोड्यूसेस फास्ट नंबर ऑफ PhD को प्रोड्यूस करता है इंडिया, एंड इंजीनियर को प्रोड्यूस करता है, द मोस्ट एम्बिशियस एंड टैलेंटेड ऑफन सीक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मोस्ट एम्बिशियस और टैलेंटेड जो होते हैं वो एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं और फंडिंग एंड कैरियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं अब्रॉड में, तो इसलिए वहाँ पर चले जाते हैं। द डोमेस्टिक मतलब कहने का मतलब कि PhD तो यहाँ है, वास्ट नंबर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन PhD इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो उनका एक एम्बिशन होता है, उनका एम्बिशियस टैलेंट होता है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फंड चाहिए, तो वो सब नहीं, यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, इसलिए वो विदेश में चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं। द डोमेस्टिक R&D environment struggle to attract and retain world-class research due to limited high-end research facilities and lower salary benchmark compared to the rest of the world। कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक R&D इन्वायरमेंट जो है उस इस तरह का स्ट्रगल कर रहा है तो अट्रैक्ट द रिटेन वर्ल्ड क्लास रिसर्चर्स ड्यू टू लिमिटेड हाई इंड रिसर्च फैसिलिटीज एंड लोअर सैलरी बेंचमार्क कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
जो पूरे संसार में देखा जाए तो फैसिलिटीज़ लो है, लिमिटेड हाई इन रिसर्च फैसिलिटीज़ है के कारण और लोअर सैलरी बेंचमार्क के कारण जो विदेश है उससे हमारा जो अन्य देशों से हम अगर कंपैरिजन करें तो हमारा जो रिसर्च जो उनको सैलरी बेंचमार्क होना चाहिए वो लोअर है, उनको फैसिलिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए वो वर्ल्ड क्लास की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा डोमेस्टिक R&D इन्वायरमेंट है वो स्ट्रगल कर रहा है। The allocation of public R&D funds is often constrained by the slow bureaucratic process। और अनदर रीजन ये भी है कि एलोकेशन ऑफ पब्लिक R&D फंड्स, जो पब्लिक R&D एलोकेशन अगर पब्लिक R&D पर अगर फंड एलोकेट होता भी है तो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस का जो स्लो मोशन है वो भी एक उबाऊ मोशन होता है और उसके कारण भी कुछ लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, वो भी ब्रेन ड्रेन का रीजन है। Project approval time can be excessively long and release of the funds is frequently staggered and unpredictable, impeding the smooth execution of ambitious long-term research programs। प्रोजेक्ट अप्रूवल टाइम्स जो होता है वो भी बहुत एक्सेसिव लॉन्ग होता है एंड रिलीज ऑफ फंड्स इन फ्रिक्वेंटली स्टैगर्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल, इम्पेंडिंग द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ एम्बिशियस लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोग्राम्स। ये लॉन्ग टर्म रिसर्च प्रोग्राम होता है, स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ एम्बिशियस, इम्पेंडिंग होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है और स्टैगर्ड होता है, मतलब फ्रिक्वेंटली स्टैगर्ड होता है, वो एकदम बहुत ज़्यादा समय लेता है फंड को रिलीज़ करने में, कोई जो उसको इम्पेंड कर देता है, तो बहुत सारा परेशानियां हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के बाद ही कुछ संभव है। व्हाट इन पाथ फॉरवर्ड, अब हमें अच्छा ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए, आगे हम लोग किस तरह से काम करना। द गोल ऑफ बिल्डिंग कंप्रिहेंसिव टेक एंड इकोनॉमिक मसल्स वर्दी ऑफ विकसित भारत। द गोल ऑफ बिल्डिंग कंप्रिहेंसिव टेक एंड इकोनॉमिक मसल, कंप्रिहेंसिव टेक और इकोनॉमिक मसल को हम लोग को एक गोल बनाकर बिल्ड करना चाहिए। वर्दी ऑफ विकसित भारत नॉट ए स्प्रिंट बट ए मैराथन। विकसित भारत जो है वैसे एक स्प्रिंट नहीं है बल्कि मैराथन है। टू अचीव इट इंडिया मस्ट इंजीनियर ए फंडामेंटल शिफ्ट इन इट्स अप्रोच। इंडिया मस्ट इंजीनियर ए फंडामेंटल शिफ्ट इन इट्स अप्रोच। इस अप्रोच को शिफ्ट करना, फंडामेंटली शिफ्ट करने के लिए इंडिया का इंजीनियर जो है मस्ट है। द मोस्ट इमीडिएट एंड क्रिटिकल स्टेप इज टू raise the R&D expenditure to GDP ratio to at least 2% within the next 5 to 7 years। मतलब कहने का मतलब ये है कि मोस्ट इमीडिएट एंड क्रिटिकल स्टेप ये होना चाहिए कि जो हमारा GDP है उसके एक्सपेंडिचर का कम से कम उसका रेशियो जो हमारा एटमोस्ट 5-7 ईयर्स तक उसमें 2% का रेशियो होना चाहिए। इस चीज़ पर R&D पे एक्सपेंडिचर करना चाहिए। दिस रिक्वायर्स अ मैसिव पब्लिक स्पेंडिंग कमिटमेंट कपल्ड विद द सब्सटेंशियल टैक्स इंसेंटिव्स एंड ग्रांट्स टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू रैंप अप इट्स कंट्रीब्यूशन टू एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल R&D स्पेंड। कहता है कि दिस रिक्वायर्स अ मैसिव पब्लिक स्पेंडिंग कमिटमेंट, एक मैसिव स्पेंडिंग कमिटमेंट चाहिए कि रिक्वायरमेंट है, और कपल्ड विद द सब्सटेंशियल टैक्स इंसेंटिव्स, और सब्सटेंशियल टैक्स इंसेंटिव की भी वो उसको साथ है और ग्रांट टू coupled with substantial tax incentive and grant to encourage the private sector to ramp up its contribution at least 50% of total R&D spend। टोटल R&D स्पेंड का 50%, कम से कम 50% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उनका प्राइवेट सेक्टर का इसमें एनकरेज करने के लिए। और कहते हैं ये चीज़ द लॉन्च ऑफ द 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड द लॉन्च ऑफ द 1 लाख करोड़ Research Development and RDI, Research Development and Innovation Fund by the government is step the right direction, provided it is disbursed efficiently and targeted towards frontier technologies। कहते हैं कि the launch of 1 लाख करोड़ the launch of the 1 लाख करोड़ RDI Research Development Innovation Fund, RDI फंड के लिए 1 लाख करोड़ का जो लॉन्च किया गया उस बाई गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस द स्टेप इन राइट डायरेक्शन, बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है, प्रोवाइडेड बशर्ते कि इट इज़ डिस्बर्स्ड एफिशिएंटली एंड टारगेट टुवर्ड्स फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के द्वारा और टारगेटेड और एफिशिएंटली डिस्बर्स्ड होना चाहिए, इसका सही से इसका डिस्बर्समेंट होना चाहिए। फिर कहते हैं कि राइटर बोलते हैं कि an ambitious India needs to move away from scattered research efforts and focus on national missions in strategic high-value domains and semiconductor, artificial intelligence, quantum computing, advanced materials and green energy। An ambitious India, और जो ambitious India है need to move away from the scattered research efforts and focus
ऑन नेशनल मिशंस इन स्ट्रेटजिक हाई वैल्यू डोमेन्स एंड जो हाई वैल्यू डोमेन्स की बात करें, नेशनल मिशंस इन स्ट्रेटजिक, नेशनल मिशन स्ट्रेटजिक जो इंडिया एम्बिशन है मूव फॉरवर्ड स्कैटर्ड रिसर्च पर एफर्ट फ्रॉम स्कैटर्ड रिसर्च एफर्ट, जो स्कैटर्ड रिसर्च एफर्ट करता है, फोकस ऑन नेशनल मिशन इन स्ट्रेटजिक हाई वैल्यू डोमिनेंस, तो सेमीकंडक्टर पे करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे, एडवांस मटेरियल्स एंड ग्रीन एनर्जी पर उसका जो है हमको लगता है कि इस तरह के चीज़ों पर ज़्यादा उसको फोकस करना चाहिए. एंड दीज मिशंस रिक्वायर लॉन्ग टर्म अनइंटरप्टेड funding and clear measurable outcomes tied to national security and economic sovereignty. और ये जो दीज मिशंस जो है वो ये जो मिशन है हमारा इसके लिए रिक्वायर है लॉन्ग टर्म चाहिए, अनइंटरप्टेड फंडिंग चाहिए और क्लियर फंडिंग होना चाहिए और मेजरेबल आउटकम्स भी चाहिए इसके लिए, एंड टाइड टू नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के साथ इसका संबंध होना चाहिए. यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च पे क्या राइटर बोलते हैं, and there is no escaping India's obligation to reform higher education. Universities must transition higher education, and there is no escaping India's obligation to reform higher education. Higher education को चेंज करने से इंडिया बच नहीं सकता, जो बाध्यता है उससे वो नहीं बच सकता है. यूनिवर्सिटीज मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग प्योरली टीचिंग इंस्टीट्यूशंस टू आल्सो बिकमिंग सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस इन रिसर्च. कहते हैं जो राइटर बोलते हैं कि यूनिवर्सिटीज मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग प्योरली टीचिंग इंस्टीट्यूशन, जो हमारा जो यूनिवर्सिटीज है वो मुख्य रूप से वो प्योरली जो होना चाहिए वो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, एंड टू आल्सो बिकमिंग सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन रिसर्च, और रिसर्च में वो एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस होना चाहिए. दिस इन्वॉल्व सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग फंडिंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए फंड बूस्ट करना चाहिए, क्रिएटिंग कम्पिटेटिव रिसर्च फैकल्टी पोजिशंस, जो क्रिएटिंग कम्पिटेटिव रिसर्च फैकल्टी पोजीशन कम्पिटेटिव रिसर्च के लिए एक फैकल्टी पोजीशन क्रिएट करना चाहिए उनको, एंड बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहिए. फर्दर उसके आगे क्या मैंडेटरी एंड स्कैटर्ड स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म फॉर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्चर्स एंड ज्वाइंट इंक्यूबेशन सेंटर्स मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू ब्रिज द एकेडमिक इंडस्ट्री गैप. कहते क्या है कि फर्दर उसके आगे क्या मैंडेटरी एंड स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म जो है फॉर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्चर्स, जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च के मैकेनिज्म जो उसके लिए स्ट्रक्चर मैकेनिज्म जो होना चाहिए वो मैंडेटरी है, एंड ज्वाइंट इंक्यूबेशन सेंटर जो उनके जो इंक्यूबेट करे उसको एनर्जाइज करे, उसके साथ उनका एक मस्ट इस्टेब्लिश्ड टू ब्रिज एकेडमिक इंडस्ट्री गैप, एकेडमी और इंडस्ट्री के गैप को मस्ट वो ब्रिज जो एक ब्रिज की तरह इस्टेब्लिश होना चाहिए. फिर कहते हैं क्या राइटर की इंडिया मस्ट ऑल्सो इनकलकेट द रोबस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कल्चर इन कंट्री, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कल्चर जो कंट्री में उसको रोबस्ट करना जरूरी है, और दिस मीन्स इन सिंप्लीफाइंग पैटेंट फाइलिंग प्रोसेसेस, स्ट्रेंथनिंग इन्फोर्समेंट एंड क्रिएटिंग अट्रैक्टिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टर्स बोथ एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट हुज पैटेंट्स आर कमर्शियलाइज्ड. दिस मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि सिंप्लीफाइंग पैटेंट फाइलिंग प्रोसेस, जो पैटेंट फाइलिंग का जो प्रोसेसेस है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग इन्फोर्समेंट जो इन्फोर्समेंट पे स्ट्रेंथन करना चाहिए, एंड क्रिएटिंग अट्रैक्टिव फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर इन्वेंटर्स, और इन्वेंटर के लिए अट्रैक्टिव फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी रखना चाहिए बोथ एकेडमिक एंड कॉर्पोरेट, एकेडमिक और कॉर्पोरेट दोनों के लिए, और हुज पैटेंट्स आर कमर्शियलाइज, और उनके जो पैटेंट्स है उसको कमर्शियलाइज कर देना चाहिए. और इंडिया possesses the intellectual capital and aspiration to become a global innovation leader, और इंडिया जो है इंटेलेक्चुअल कैपिटल एंड इंस्पिरेशन टू बिकम ए ग्लोबल इनोवेशन लीडर को पॉज करेगा जब इंटेलेक्चुअल कैपिटल को एंड इंस्पिरेशन को उसके, और वहीं उसको जो है ना उसको ग्लोबल के लीडर बनाएगा. However, the current deficit in R&D investment so glaring exposed by the comparison to single companies such as Hawaii cannot sustain this ambition. The next decade must be dedicated to creating the structural, financial and cultural foundation for innovation. If these fundamental changes are not executed with political will and unwavering commitment, the goal of Viksit Bharat will recede well beyond 2047. राइटर ये कहते हैं कि however फिर भी तो however द करेंट डेफिसिट इन R&D इन्वेस्टमेंट में जो करेंट डेफिसिट दिखाई दे रहा है, सो क्लियरली एक्सपोज बाय द कंपैरिजन टू सिंगल कंपनी सच एज हवाई कैन नॉट सस्टेन दिस एम्बिशन.
और इस एम्बिशन के सामने जो हवाई कंपनी जो है उसके सामने भी ये एम्बिशन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो दिस नेक्स्ट डिकेड मस्ट बी डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग द स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल एंड कल्चरल फाउंडेशन फॉर इनोवेशन। इनोवेशन के लिए स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल और कल्चरल फाउंडेशन को हम लोग को क्रिएट करना चाहिए, डेडिकेटेड होकर के नेक्स्ट डिकेड में हम लोग को इसको डेडिकेटली इसको क्रिएट करना चाहिए। एंड इफ़ दिस फंडामेंटल चेंजेज आर नॉट एग्जीक्यूटेड विद पॉलिटिकल विल, अगर पॉलिटिकल विल के साथ इस फंडामेंटल चेंजेस को नहीं एग्जीक्यूट किया गया, तो अनवेवरिंग कमिटमेंट विद एक कमिटमेंट के साथ, एक अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ नहीं किया गया, अगर इसको पॉलिटिकल विल और अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया, तो द गोल ऑफ विकसित भारत विल रिसीड वेल बियॉन्ड 2047। तो विकसित भारत का जो सपना है 2047 से, वो उससे परे हो जाएगा और वो उससे आगे निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि इस चीज़ को, हमारी सरकार को चाहिए कि पॉलिटिकल विल और अनवेवरिंग कमिटमेंट को दिखाए। इसलिए तो फंडामेंटल चेंज करने के लिए और इसको जो फंडामेंटली जो स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल एंड कल्चरल फंडामेंटल फाउंडेशन है और फॉर इनोवेशन, उसके क्रिएट करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर नहीं करते तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट का जो हमारा यहाँ है कि इंडिया मस्ट इनकलकेट रोबस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से लेकर वेल बियॉन्ड 2047 तक जो है जो राइटर है बताते हैं क्या करना चाहिए। आखिर हमारा कुछ सुझाव है कि दिस मीन्स सिंप्लीफाइंग पेटेंट फाइलिंग पर, हमारा पेटेंट फाइलिंग को जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। फाइनेंशियल जो है ना कुछ अट्रैक्टिव क्रिएटिंग फाइनेंशियल जो इन्वेंटिव्स फॉर इन्वेंटर्स, जैसे एकेडमिक और कॉर्पोरेट दोनों प्रकार के जो इन्वेंटर्स है और उसके लिए फाइनेंशियल अट्रैक्टिव कुछ क्रिएट करना चाहिए, कुछ उसको इनाम वगैरह रखना चाहिए। हुज पेटेंट्स आर कमर्शियलाइज्ड, जो और उनके पेटेंट जो है उसको कमर्शियलाइज कर देना चाहिए। तो इंडिया पॉजेज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल फॉर एस्पिरेशन। तो इस तरह की वो बात बताते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि कैपिटल एंड एस्पिरेंट टू बिकम ग्लोबल इनोवेशन कैसे। द करंट डेफिसिट इन R&D जो है ना उस ग्लेयरिंग एक्सपोज बाय द कंपैरिजन टू सिंगल कंपनी सच ए हवाई कैन नॉट सस्टेन दिस एम्बिशन। हमारा एम्बिशन एक हवाई कंपनी के सामने भी नहीं टिक पाता है, ऐसे कंपनी सिंगल कंपनी के सामने। तो बताइए हम कैसे वहाँ पहुँच पाएंगे, कैसे हम बन पाएंगे। तो ये भी बताते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो हमारे लिए एक हमारा जो नेक्स्ट डिकेड है और जो हमारा नेक्स्ट डिकेड है जो अगला दशक है, उसमें हम एक स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल एंड कल्चरल फाउंडेशन फॉर इनोवेशन, एक स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल कल्चरल फाउंडेशन हमको बनाना पड़ेगा इनोवेशन के लिए और उसको डेडिकेटली वर्क करना पड़ेगा उस पर। और ये जो है ना हमारा फंडामेंटल चेंज जो है वो मस्ट बी एग्जीक्यूटेड कैसे होना चाहिए, तो अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ और पॉलिटिकल विल के साथ उसको एग्जीक्यूट करना है, तभी हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वरना ये हमारा लक्ष्य जो है वो आगे निकल जाएगा और हम नहीं उसको टच कर पाएंगे और नहीं कमिटमेंट पूरा कर पाएंगे। तो ये राइटर का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है आज, जो बहुत इमिनेंट पर्सनालिटी के द्वारा लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये आर्टिकल बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। और आई urge all of you kindly subscribe my channel, like my videos, watch my videos, share my videos. Thank you for watching.